डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 905N का फुल सॉल्यूशन आपका जो है इसके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके एग्ज़ाम पेपर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया में फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ऑस्ट्रिया जर्मनी बेस्ड जो कंट्री है, और इसमें आपका जर्मन लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है। सेकंड है द नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश आर, तो टोटल 8 होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपके एक ही वर्ड में डबल साउंड यानी स्वर संधि की तरह से काम करते हैं, दो जुड़े हुए जैसे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका पेन, या आप बोलते हैं जैसे कि आपका पेन तो नहीं होगा, पेन तो सिंगल वर्ड आ जा रहा है। जैसे कि आप बोलेंगे फायर, तो फायर जब बोलोगे तो एफ फा बोलते हैं, और लिखते क्या है FIRE, फायर। तो इसमें हम दो चीज़ें बोल रहे हैं, इस तरह से ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है ओरल इंस्ट्रक्शंस का मीन, तो उसको मैं अभी नीचे आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ, मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसको। पहले हम आपका इस क्वेश्चंस के MCQs को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है हु सेड रीडिंग मेक्थ ए फुल मैन। तो इसको कहा था फ्रांसिस बेकोन ने, जो फोर्ब्स जो आपका मैगज़ीन है उसमें इनका नाम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ईमेल, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज़ डैश पर्सन, तो वो बाइलिंगुअल पर्सन होता है जो दोनों ही लैंग्वेज को बराबरी में बोल सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज़ द वोकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो इम्पोर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड देयर वोकेशनल कंटेंट, build and develop their vocational knowledge and skill, communicate their vocational expertise and perform specialist task and develop their disciplinary language। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ओरल इंस्ट्रक्शंस, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर, ये लिखना था आपको। तो ये जो सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं ये सारे NIOS के DLD के जो बुक हैं वहाँ से बनाए गए हैं, ये आपको मैं बता दूं पहले ही। तो यहाँ पर जो है उसका आंसर लिखा है हमने, ओरल इंस्ट्रक्शंस मींस इंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस्ड इन स्पोकन वर्ड रिसीव्ड बाय ए कस्टोडियन। ठीक है, ये किसी के द्वारा बोला गया और किसी के द्वारा रिसीव किया गया है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है आपका ओरल लैंग्वेज लेज द फाउंडेशन फॉर द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल children will develop as they enter and progress through school. They will use oral language in all aspects of their education in the classroom as they connected with their peers and teachers and throughout their lives as they grow into adulthood। ये सभी से पूरा का पूरा जो है ये जुड़ा रहता है, सभी के साथ ओरल कम्युनिकेशन जो है होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका तीसरे से लेकर के और बाकी जो क्वेश्चन से, तीसरा तो मैंने बता दिया, चौथे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और 9वें क्वेश्चन तक के सारे आंसर्स नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है और वो क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अनाउंसमेंट, तो एन अनाउंसमेंट मेड फॉर गुड ऑफ द पब्लिक, उसको आप बोल सकते हैं कि पब्लिक अनाउंसमेंट है। एग्जांपल के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट अबाउट ड्रंक एंड ड्राइव ऑन टीवी पे आता है ड्रंक एंड ड्राइव का अनाउंसमेंट। या फिर आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करके, ए पब्लिक अनाउंसमेंट इज़ ए मैसेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट disseminated without charge with the objective of raising awareness of and changing public attitudes behavior towards a social issue।
यानी किसी न किसी इशू के लिए पब्लिक को जागृत करना बिना किसी पेनल्टी के, बिना किसी इंटरेस्ट के, वो आपका जो है एक सोशल अनाउंसमेंट या पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है, ए ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज़ द वर्ब ट्रांसमिट एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वर्ड है वो ट्रांसमिट होता है। जैसे कि ही सेंड द लेटर, तो लेटर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट है, यानी कि लेटर है तो सेंट जो है लेटर वो सेंट पे डिपेंड है। और सी गेव द लेक्चर, गेव मतलब ये भी गेव जो है वो लेक्चर के ऊपर डिपेंड, यानी कि लेक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गेव का। अगर लेक्चर है तो दिया ही होगा किसी ने, और लेटर है तो सेंड किया ही होगा किसी ने। इस तरह से आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब जो है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पर ऑब्जेक्ट जो डिपेंड नहीं करता, जैसे कि सी स्लीप्स टू मच, अब वो स्लीप है तो टू मच है कि कम मच है वो उसके ऊपर नहीं बता सकते, स्लीप्स है सिंपल, ठीक है। ही कंप्लेंट्स फ्रिक्वेंटली, अब कंप्लेंट में कितना कंप्लेंट किया ये भी नहीं है, थोड़ा कंप्लेंट किया, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किया, बहुत एग्रेसिव कंप्लेंट किया, कुछ नहीं है, ठीक है। छठा जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ होनिम्स, गिव एग्जाम्पल देना है आपको। तो होनिम्स जो है, वर्ड सेड टू बी स्पेल्ड सेम एज अनदर वर्ड बट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि आप किसी वर्ड को बोलोगे तो वर्ड तो बोलने में एक जैसे होंगे लेकिन मीनिंग उनका अंतर जो है अलग अलग होगा। यानी कि राइट और राइट, यानी कि एक राइट का मतलब होता है लिखना और दूसरे राइट का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, या सही। तो दोनों ही राइट जो हैं राइट ही बोले जाते हैं, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है। इसी का अगर आप ये जो डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो नीचे दूसरी डेफिनेशन भी हमने दी है। तो होमोनिम्स आर वर्ड दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम एज ईच, जैसे कि मेड, मेड, ये मेड मतलब नौकरानी और मेड मतलब बनाना, तो दोनों को ही मेड बोलते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द 3 डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव, गिव एग्जांपल। तो 3 डिग्रीज जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के, एक हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। इसके एग्जांपल में जैसे कि पॉजिटिव में बैड लेंगे तो बैड का कंपैरेटिव हो जाएगा रोज और सुपरलेटिव हो जाएगा रोस्ट। इसी तरह हॉरेबल का मोर हॉरेबल, मोस्ट हॉरेबल। इस तरह से ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ईदर स्कीमिंग और स्कैनिंग। तो स्कीमिंग और स्कैनिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्कीमिंग इज़ द एवरीडे लाइफ व्हेन वी आर लुकिंग एट ए न्यूज़पेपर वी आर एक्चुअली स्कीमिंग, मतलब हम पूरा तो पढ़ते नहीं हैं, हम समझ जाते हैं उसको, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। वी नोट रीड एवरी वर्ड इंस्टीड वी स्कीम इट, ठीक है, लिखा हुआ है, तो ये है स्कीमिंग का मतलब। और इसके प्रोसीजर जो हैं वो इस तरह से रीड करते हैं पहले टाइटल को, इट्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी ऑफ द कंटेंट, टाइटल से ही हम समझ जाते हैं कि उसमें न्यूज़पेपर में आगे खबर किस चीज़ की होगी और किस टाइप से लिखी होगी। फिर ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपका रीड द इंट्रोडक्शन और लीड इन पैराग्राफ, इस तरह से है। थर्ड आ जाएगा रीड द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, उससे भी हमको आइडिया मिल जाता है कि इसमें और क्या चीज़ें सही से लिखी गई होंगी। इफ़ देयर आर सब हेडिंग्स रीड ईच वन लुकिंग फॉर रिलेशनशिप अमोंग देम, अगर सब हेडिंग है तो सभी सब हेडिंग को पढ़ते हैं और उनको हम मैच कर लेते हैं आपस में, तो हमें भी उसका एक मीनिंगफुल निकल जाता है कि हमें उसमें क्या क्या दिया होगा। और इसमें फिर रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ, उसके अलावा जब हेडिंग के अलावा जो पैराग्राफ है उसके एक एक जो हेडिंग को पढ़ोगे तो आप आसानी से उसको समझ जाओगे। इसके ए और बी पार्ट हैं, आप चाहे तो लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। स्कैनिंग इज़ द रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन वी वांट टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। In scanning, you have a question in your mind. You read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. ठीक है, हम हमेशा जब भी कोई पैराग्राफ दिया हो उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को देख करके उस पूरे पैराग्राफ में उस क्वेश्चन के बारे में ही देखते हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो होता है आपका स्कैनिंग, यानी कि स्कैन कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर चीज़ को। इसके भी प्रोसीजर है, जैसे कि लुक एट कीवर्ड, जैसे कि कोई पूछा है कि व्हाट इज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट, तो हम हार्मफुल वर्ड ढूंढते जाएंगे, फिर अपने आप हार्मफुल से साथ में देखेंगे इफ़ेक्ट वाला, या इफ़ेक्ट वर्ड ढूंढते जाएंगे और इफ़ेक्ट मिलने के बाद उसके साथ हार्मफुल ढूंढेंगे। तो इस तरह से हम
ढूंढते हैं। ये इसके प्रोसीजर हैं, 5 आप प्रोसीजर इसके लिख सकते हैं। अगला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू स्टे विद यू ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो आप इसके लिए एक लेटर लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेस आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हैं, एड्रेस का कोई पाबंदी नहीं है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है। तो आप अपना एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, अपने गांव का, घर के आसपास का कोई भी स्ट्रीट गली का डाल सकते हैं। और डेट अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, डेट आपका इसी साल का डालेंगे और या फिर पिछले साल का। फिर इसके बाद में आप जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम, और आई एम वेरी ग्लेड टू नो योर स्कूल हैज़ क्लोज फॉर समर वेकेशंस and our summer vacations have already started. I think you are the same conditions, so I have written this letter to invite you to spend your summer vacation with me in Simla. Let us enjoy this vacation together, so come up without any delay. There we will bath, swim and fish in the river boat. I assure you that this will be an enjoyable experience for you. ठीक है, ये आपने लेटर लिखा। आई थिंक यू विल ओवर माई रिक्वेस्ट, आई मतलब मेरी रिक्वेस्ट को आप स्वीकार करोगे, ख़त्म करोगे। आई एम वेटिंग फॉर यू, गिव माई विशेज़ टू योर पेरेंट्स, योर लवली फ्रेंड। आप जो भी नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद में और ऑप्शन में जो आया था क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिगार्डिंग नॉइज़ पोल्यूशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। तो उसको आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई भी एड्रेस नहीं दिया, आप कोई भी एड्रेस यूज़ करेंगे। और उसके बाद में आप जो भी एड्रेस लिखने के बाद में डेट वगैरह डाल देंगे, जैसे मैंने अभी की लेटेस्ट डेट डाल दी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, डियर सर या मैडम जिसको भी लिख रहे हैं आप। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विद द रिक्वेस्ट दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड आवर एग्ज़ाम is coming soon, but some people use their loudspeaker until late at night, which makes it very difficult for us to study. Therefore, I urge you to ban the use of loudspeaker in residential area or at least during the examination period. I hope and accept good thought from you. Yours faithfully। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, नीचे एड्रेस वगैरह आपको डाल देना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और दूसरे सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। और जितने भी अपलोड किए गए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके DLD की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।